बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू करने की घोषणा। कहा, इससे भारत ऊर्जा क्षेत्र में बनेगा आत्मनिर्भर। 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापित करने का है लक्ष्य। फसलों पर ड्रोन से कीटनाशकों के छिड़काव के लिए बिहार सरकार दे रही है 50% अनुदान। कम से कम 1 एकड़ तो अधिकतम 10 एकड़ में किसान करा सकते हैं ड्रोन से छिड़काव। त्रेसठी सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक में अन्वेषण की गति बढ़ाने और महत्वपूर्ण खनिजों की खोज पर दिया गया जोर। वर्ष 2024-25 के लिए लगभग 1055 वैज्ञानिक कार्यक्रम निर्धारित। और उत्तर भारत में शीतलहर जारी। मौसम विभाग ने कहा, अगले 3 दिन तक ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं। अगले 5 दिन तक घना कोहरा छाए रहने का अनुमान। खबरें अब विस्तार से। पीएम मोदी ने एक नई स्कीम की घोषणा की है। इसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इसके लिए सरकार का 1 करोड़ से ज्यादा घरों की छतों के ऊपर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य है। इसका मकसद गरीब और मध्यम वर्ग के बिजली के लिए खर्च हो रहे पैसों की बचत करना भी है। साथ ही लोगों के जीवन पर पड़ रहे बोझ को भी कम करना है। प्रधानमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि आवासीय क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बड़ी संख्या में रूफटॉप सोलर ऊर्जा अपनाने को लेकर प्रेरित करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया जाना चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता की सेवा में जुट गए हैं। वापस आते ही उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है, जिससे बिजली बिल में आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने एक नई स्कीम की घोषणा की है। इसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इसके लिए सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा घरों की छतों के ऊपर सोलर लगाने का लक्ष्य रखा है। इसका मकसद गरीब और मध्यम वर्ग के बिजली के लिए खर्च हो रहे पैसों की बचत करना है। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके इस स्कीम की जानकारी दी। पीएम ने लिखा कि सूर्यवंशी भगवान श्री राम के आलोक से विश्व के सभी भक्तगण सदैव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा ये संकल्प और प्रशस्त हुआ कि भारतवासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर रूफटॉप सिस्टम हो। अयोध्या से लौटने के बाद मैंने पहला निर्णय लिया है कि हमारी सरकार 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना प्रारंभ करेगी। इससे गरीब और मध्यम वर्ग का बिजली बिल तो कम होगा ही, साथ ही भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना से सबसे बड़ा फायदा गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को होने की उम्मीद जताई जा रही है। अभी इस वर्ग को बिजली के बिल के तौर पर अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ता है। ऐसे में इस योजना से लोगों के जीवन में बड़ी सहूलियत तो पहुंचेगी ही, साथ ही लोगों के जीवन को और आसान बनाने की कवायद में बड़ा कीर्तिमान हासिल करती हुई भी नजर आएगी। आइए इस योजना से जुड़ी कुछ अहम बातें आपको बताते हैं। दरअसल सरकार आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के घरों पर रूफटॉप सोलर इंस्टॉल करेगी। 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इन पैनलों में सोलर की प्लेट लगी होती है। पैनल में फोटोवोल्टिक सेल्स लगे होते हैं, जो सौर ऊर्जा को बिजली में तब्दील कर देते हैं। ये बिजली वही काम करती है जो पावर ग्रिड से आई बिजली करती है। सोलर पैनल सिस्टम की मदद से घर में ही बिजली प्रोड्यूस की जाती है। पावर ग्रिड से मिलने वाली बिजली की तुलना में ये सस्ती और सुविधाजनक है। सोलर पैनल के लिए अलग से जगह की जरूरत नहीं, छत पर ही इसे रख सकते हैं। सोलर पैनल के लिए सरकार सब्सिडी देती है, जिससे खरीदना आसान होता है। सोलर पैनल की लाइफ 25 साल या इससे ज्यादा होती है। मरम्मत या मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती। प्रदूषण नहीं होता।
ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी आती है, पर्यावरण का भी संरक्षण होता है। सरकार द्वारा शुरू की गई तमाम योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे और लोगों का जीवन और सुलभ हो पाए, इसके लिए प्रधानमंत्री लगातार प्रयासरत रहते हैं और समय समय पर लोगों की जरूरतों का खास ध्यान भी रखते हुए कदम उठाते रहते हैं। ये वो महत्वपूर्ण पहलू हैं जो विकसित भारत की कड़ी को और मजबूत और सशक्त बनाती हुई नजर आएगी और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में एक अहम योगदान देती हुई नजर आएगी, जिसका फायदा लोगों के साथ ही पर्यावरण को भी मिलता हुआ नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अगली खबर बिहार से। खेतों में अभी गेहूं, चना, सरसों, मसूर सहित अन्य रबी फसलें लगी हुई हैं। ऐसे में इन फसलों में लगने वाले कीट रोगों से परेशान किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है। फसल सुरक्षा योजना में पहली बार फसलों पर ड्रोन से भी कीटनाशकों के छिड़काव पर सरकार अनुदान देने जा रही है। बिहार सरकार ने इस वर्ष फसलों पर कीटनाशकों का छिड़काव ड्रोन से करने का निर्णय लिया है और इसके लिए कृषि विभाग बिहार द्वारा किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। ड्रोन से छिड़काव करने से पानी, श्रम, पूंजी की बचत होगी, साथ ही किसान के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। ऐसे में जो भी किसान अपने खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहते हैं, वे किसान ऑनलाइन आवेदन पर योजना का लाभ ले सकते हैं। सरकार किसानों को फसलों पर ड्रोन से कीटनाशक के छिड़काव पर 50% प्रति एकड़ का अनुदान देगी। योजना के तहत कम से कम 1 एकड़ तो अधिकतम 10 एकड़ में एक किसान ड्रोन से छिड़काव करा सकते हैं। प्रति एकड़ किसानों को ड्रोन से दवा छिड़काव कराने पर 480 रुपए का खर्च आता है, जिस पर राज्य सरकार 50% यानी कि 240 रुपए का अनुदान देगी, जबकि शेष राशि 240 रुपए का भुगतान किसान को स्वयं ही करना होगा। एक किसान अधिकतम 10 एकड़ क्षेत्र के लिए अनुदान प्राप्त कर सकता है, यानी कि एक किसान को 10 एकड़ में दवा के छिड़काव के लिए 2400 रुपए का अनुदान मिलेगा। ड्रोन से दवा छिड़काव कराने के लिए इच्छुक किसान कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल dbtagriculture.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय जमीन का रकबा, फसल के प्रकार, जमीन की रसीद और आधार कार्ड देना होगा। कृषि समन्वयक, पौधा संरक्षण कर्मी, प्रखंड तकनीकी और सहायक प्रबंधक प्राप्त आवेदनों का सत्यापन करेंगे, जबकि चयनित एजेंसी ड्रोन से दवा का छिड़काव करेगी। देश में किसानों को नई तकनीकों से अवगत कराने के लिए समय समय पर कृषि विभाग एवं कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा किसान मेलों का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में राजस्थान के श्री कृष्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 3 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया गया। 21 जनवरी को राज्य के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किसान मेले का उद्घाटन किया गया था। मेले में रविवार को 5000 से ज्यादा किसानों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस मेले में 100 के लगभग कृषि प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं, जिनके माध्यम से किसानों को अनुसंधान, मशीनीकरण, विभिन्न रसायनों में कीटनाशकों, उन्नत बीजों इत्यादि के बारे में जानकारी दी जा रही है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा है कि भारत एक कृषि प्रधान देश होने के कारण हम किसान के बिना अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि राजस्थान के आर्थिक विकास में कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र प्रमुख भूमिका निभाता है। इस क्षेत्र को वर्तमान में कई चुनौतियां जैसे कि सीमित संसाधन, जलवायु परिवर्तन, घटती जोतें, बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण आदि का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर बैरवा ने बताया कि खेती के उपयोग में आदान व गुणवत्ता को आश्वस्त करने में कृषि विश्वविद्यालयों की भी बड़ी भूमिका है। 63वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड CGPB की बैठक भोपाल में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सचिव खान मंत्रालय VL कांता राव ने की। बैठक में बोर्ड के समक्ष आगामी फील्ड सीजन वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम को चर्चा के लिए रखा गया। GSI ने वर्ष 2024-25 के लिए लगभग 1055 वैज्ञानिक कार्यक्रम तैयार किए हैं, जिसमें 392 खनिज विकास परियोजनाएं शामिल हैं। अन्वेषण गतिविधि के अंतर्गत रणनीतिक एवं महत्वपूर्ण और उर्वरक खनिजों की खोज पर प्रमुख जोर दिया गया है। वर्ष 2024-25 के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज वस्तुओं पर कुल 188 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जो पिछले वर्ष के लक्ष्य से लगभग
50% अधिक हैं। इनमें से 25 कार्यक्रम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के अनुरोध पर शुरू किए जा रहे हैं, जिनमें ज्यादातर प्राकृतिक खतरों को कवर करने वाले कार्यक्रम शामिल हैं और 43 कार्यक्रम जल शक्ति मंत्रालय और राज्य सिंचाई विभाग जैसे विभिन्न प्राधिकरणों के सहयोग के तहत हैं। अपने संबोधन के दौरान वीएल कांताराव ने खनन क्षेत्र में वैज्ञानिक सावधानी के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने जीएसआई और अन्य अन्वेषण एजेंसियों से अन्वेषण की गति बढ़ाने का आग्रह भी किया और महत्वपूर्ण खनिजों की खोज पर जोर दिया। उन्होंने हितधारकों से सुचारू अन्वेषण प्रक्रिया के लिए NGDR पोर्टल में उपलब्ध भूविज्ञान डेटा का उपयोग करने का अनुरोध किया। और जम्मू कश्मीर के राजौरी में कुरहाड़ और कोटधरा पंचायतों से जल मिशन योजना से लोगों के जीवन की तस्वीर बदल रही है। पहले यहाँ की महिलाओं और स्थानीय लोगों को अपने रोजमर्रा के कामों के लिए पानी की तलाश में दर दर भटकना पड़ता था, लेकिन अब हालात बदले हैं और अब आसानी से लोगों को अपने घर में ही जल उपलब्ध हो रहा है। यहाँ सरकार की मदद से सूखती नदियों, झीलों, लगातार घटते भूजल स्तर, विलुप्त होते तालाबों और बढ़ते जल प्रदूषण के बीच सभी ग्रामीण घरों तक स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति को पूरा करने का प्रयास किया गया। इससे न केवल घाटी में पानी की समस्या को दूर किया गया, बल्कि ये योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है, क्योंकि घर में पानी की व्यवस्था की जिम्मेदारी आमतौर पर महिलाओं की होती है। कई इलाकों में पीने के पानी के लिए महिलाओं को लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन अब इलाके की तस्वीर बदल रही है और अब सरकार द्वारा मदद से पंचायत में जल मिशन योजना के तहत प्रत्येक घर में नल से जल पहुंचाया जा रहा है। जल जीवन मिशन कंप्लीट करके लोगों को घर घर में पानी पहुंचाएं, तो मेरी ये दुआ रहेगी। तो दूसरा ये कि इस वक्त हम खड़े हैं सर पंचायत कोटड़ा में तथा पानी यहाँ हमारा एक बोरवेल निकला हुआ है। यहाँ हमने बोरवेल निकाल के यहाँ इसका पंप रूम, इसका 20,000 गैलन का सम्प टैंक का उसको डूम का काम चल रहा है। तो यहाँ से एक रेजिमेंट हमने उधर डेरा में लगा दी है, वहाँ उसकी जो रिजर्वायर बन चुका है। दूसरा एक यहाँ से ऊपर लिफ्ट होगा स्टेज फर्स्ट पे जाके ऊपर डन्ना में, दूसरा वहाँ से स्टेज सेकंड ऊपर जाके टॉप डन्ना में जाएगा। तो उसके बाद ऊपर जाके जबड़ी में जाके जबड़ी एग्जिस्टिंग से एक लिफ्ट करके हमें ऊपर कोपरा में ले जानी है। तीसरी संगा में ऑलरेडी हमारा एक स्टेज है, वहाँ से लिफ्ट करके ऊपर संगा टॉप में ले जाएंगे। ये हमारी संगा ज़्यादा पे टॉप पे। तो उसके बाद हमारा यह साथ में एडजाइनिंग स्कीम है अपना सनकारी पार्टिसिपेंट सनकारी, उसमें हमने फिल्ट्रेशन प्लांट रखा हुआ है 10,000 गैलन GPH का, 10,000 गैलन पर आवर उससे पानी निकलेगा हमारा। तो उसमें आगे जो भी हमारी रेजिमेंट का काम शुरू है, हमारे SR जो है रिजर्वायर वो बन चुके हैं स्टेज फर्स्ट पे, पंप रूम और 20,000 गैलन SR बन चुका है। ये जो भारत विकसित यात्रा आज यहाँ हमारी कराड़ पंचायत तहसील कोटरंका डिस्ट्रिक्ट राजौरी में पहुँचे, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। प्लस हमारी जो बिन जुमला जो हम आदमी इकट्ठे हुए हैं, हम सब की तरफ से पहले तो मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को नए साल की मुबारकबाद करता हूँ। नए साल की मुबारकबाद के बाद जो आपकी टीम ये जो भेजी है भारत विकसित यात्रा, इसके लिहाज से जहाँ जहाँ रोड का डिफेंस है, पहाड़ी दूर दराज इलाके में भी जाकर इनने जो डेवलपमेंटरी काम थे जो आज से पहले नहीं होने की तवक्का भी रखते थे, वो भी हुए हैं। और जो स्कीमें हर पंचायत में रखी थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, वो लॉन्च हो रही है। अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। उत्तर भारत में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन के दौरान उत्तर भारत में घने कोहरे की स्थिति जारी रहने की संभावना बताई है, जबकि अगले 3 दिन के दौरान उत्तर भारत में अधिक ठंडे दिन की स्थिति बनी रहने और उसके बाद तीव्रता में कमी आने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में समुद्र तल से 12.6 किलोमीटर ऊपर 130 से 150 समुद्री मील की जेट स्ट्रीम हवाएं चल रही हैं। अगले 3-4 दिनों के दौरान जेट स्ट्रीम किसी तरह की तीव्रता जारी रहने की संभावना है। ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से गुरुवार से रविवार तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में छिटपुट बारिश बर्फबारी होने की भी संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर इलाकों में अभी कड़ाके की ठंड की स्थिति बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश समेत पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में 25 जनवरी के बाद से कम 3 दिन तक हल्की बारिश और बर्फबारी की भी संभावना है। जम्मू कश्मीर में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। कश्मीर घाटी के ज्यादातर इलाकों में शीतलहर चल रही है और मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्थिति
स्थित कूनो नेशनल पार्क में नई खुशियां आई हैं। यहाँ ज्वाला नाम की चीता ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। ज्वाला वही चीता है जिसे नामीबिया से लाया गया था। वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा किया है और देश भर के सभी वन्य जीव प्रेमियों को बधाई दी है। ये नन्हे शावक अपनी माँ ज्वाला के साथ पूरी तरह सेहतमंद हैं। नामीबिया से लाकर श्योपुर में बसाई गई ज्वाला दुनिया की पहली ऐसी मादा चीता है जिसने दूसरे महाद्वीप पर बसने के बाद वंश वृद्धि की है। नामीबिया के चीता कंजर्वेशन फंड ने ज्वाला को चीता संरक्षण के प्रतीक के रूप में मान्यता दी है और उसकी प्रतिमा तैयार करवाई है। ज्वाला के चीता संरक्षण का प्रतीक बनने से भारत का चीता प्रोजेक्ट दुनिया भर में चर्चा में है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। घरेलू कोयले पर आधारित देश का बिजली उत्पादन चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-दिसंबर के दौरान 7.14% बढ़कर 872 अरब यूनिट हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में बिजली उत्पादन 813.9 अरब यूनिट था। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि ये देश में बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए कोयले के घरेलू उत्पादन में मजबूत वृद्धि दिखाता है। बिजली की बढ़ती मांग के बावजूद बिजली संयंत्रों द्वारा कोयले का आयात अप्रैल-दिसंबर के दौरान 40.66% कम होकर 17.08 मीट्रिक टन रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 28.78 मीट्रिक टन था। बयान में कहा गया है कि ये कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भरता और कोयला आयात को कम करने के लिए देश की प्रतिबद्धता को दिखाता है। चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-दिसंबर के दौरान देश में कोयला आधारित बिजली उत्पादन में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 10.13% की वृद्धि देखी गई, जबकि इसी अवधि के दौरान कुल बिजली उत्पादन में 6.71% की वृद्धि हुई। बयान में कहा गया है कि सरकार कोयला उत्पादन को और बढ़ाने के अपने प्रयासों में लगी हुई है, जिसका लक्ष्य उपलब्धता बढ़ाना और आयातित कोयले पर निर्भरता कम करना है। सर्दी में शारीरिक सक्रियता कम हो जाती है और इसके साथ ही आर्थराइटिस रोगियों की परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। इससे किसान भी प्रभावित होते हैं। आइए जानते हैं कि सर्दियों के मौसम में आर्थराइटिस रोगी को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां रखनी होंगी। सर्दियों के मौसम में जोड़ों की समस्याएं होना आम है। ठंड का प्रभाव जोड़ों पर पड़ता है। जिन लोगों को जोड़ों का कोई रोग हो या उनके जोड़ पहले से ही प्रभावित हो, उन्हें काफी परेशानी होती है। ठंडे मौसम में जोड़ों में दर्द और सूजन जैसी समस्याएं काफी देखी जाती हैं। कुछ लोगों को सुबह उठने पर खड़े होने और चलने में समस्या होती है। आर्थराइटिस रोग से ग्रस्त लोगों को भी कई समस्याएं परेशान करने लगती हैं। सर्दियों में जिनको आर्थराइटिस ऑलरेडी है उनकी समस्याएं बढ़ जाती हैं और उसके बहुत सारी वजह देखी गई हैं। पहली तो ये चीज़ होती है कि जो हमारी मांसपेशियां हैं वो अकड़ जाती है और फिज़िकल एक्टिविटी कम होती है। विटामिन डी के लेवल्स कम हो जाते हैं विंटर्स के दौरान, क्योंकि धूप नहीं निकलती। खान पान ज़्यादा होता है तो ओबेसिटी वज़न बढ़ता है लोगों का, उसकी वजह से समस्याएं बढ़ती हैं। और ये भी देखा गया है कि विंटर्स के दौरान जो लोगों का मूड है वो भी बड़ा लो रहता है और डिप्रेशन की समस्याएं भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि सनलाइट नहीं मिलता तो लोग अपनी दवाएं भी नहीं लेते और उसको इग्नोर करते हैं। तो कुल मिलाकर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन ऑटो इम्यून डिजीज़ेस को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा पोल्यूशन लेवल्स भी इस दौरान ज़्यादा होते हैं और रिकरेंट इन्फेक्शंस जो वायरल इन्फेक्शंस हैं, ज़रूरी नहीं कि क्लिनिकल इन्फेक्शन ही हो, किसी को हो सकता है वायरल इन्फेक्शन हो वो सब क्लिनिकल रह जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मैनिफेस्टेशंस आ जाते हैं इन बीमारियों को बढ़ाने के फॉर्म में। आर्थराइटिस के रोगियों की अक्सर ये शिकायत होती है कि ठंड के साथ उनके लक्षण बढ़ रहे हैं और ऐसे में क्या किया जाए या ऐसा क्यों हो रहा है ये समझ नहीं आता। समस्या बढ़ने पर इसका सही प्रबंधन कराना जरूरी है। साथ ही जिन लोगों के जोड़ प्रभावित हैं, उन्हें सर्दियों में विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। आर्थराइटिस के जो रोगी हैं वो अगर किन्हीं दवाओं पे हैं तो दवाओं को बंद ना करें, उन्हें लगातार लेते रहें। दूसरी चीज़ फिज़िकल एक्टिविटी, चाहे वो एक्सरसाइज के फॉर्म में हो या वॉकिंग हो, उसको बंद ना करें। अपना खान पान ठीक रखें। ठीक से मेरा मतलब है कि ज़्यादा भी ना खाएं, क्योंकि इस दौरान बहुत सारी अच्छी चीज़ें खाने के लिए अवेलेबल होती हैं। कोशिश करें वज़न ना बढ़े और अच्छी नींद लें, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, तो काफ़ी हद तक उनकी बीमारी पर कंट्रोल रहेगा।
देखिए, एक्सरसाइज ऐसी चीज़ है कि अगर जोड़ में सूजन भी है तो मूवमेंट करना भी एक एक्सरसाइज होती है, तो जॉइंट की मूवमेंट करें। लेकिन कोई चीज़ अगर इंजर्ड है और आप उसको बहुत ज़्यादा इंजर करेंगे और ज़्यादा एग्रेसिव ब्रिस्क एक्सरसाइजेस करके, तो वो मैं कहूँगी वो अवॉइड करें अगर जॉइंट इन्फ्लेम्ड है तो, लेकिन एक्टिविटी ज़रूर करें। ठंडे मौसम में शारीरिक सक्रियता बनाए रखना और जोड़ों को क्रियाशील रखना जरूरी है। साथ ही बचाव भी करना चाहिए, जिससे इस मौसम में जोड़ों का दर्द और जोड़ों की अन्य समस्याएं परेशान न करें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इस समय मटर और सरसों के अलावा गोभी वर्गीय सब्जियों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहीं खेतों में उचित नमी और तापमान बनाए रखने के लिए फसल में प्राकृतिक चीजों से ले मल्चिंग करें। असम के पहाड़ी इलाकों में बोरो धान की रोपाई करें। इसके साथ ही यहाँ मसूर में हल्की सिंचाई करें। निचले ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में बोरो धान की रोपाई जारी रखें। इसके साथ ही खेतों में 5 से 6 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। इसके अलावा धान के खेतों में खाली जगहों को भरने के लिए अतिरिक्त बीज रखें और रोपाई के 7 से 10 दिनों के बीच खाली जगहों को भरने का काम पूरा कर लें। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके के किसान बोरो धान के साथ गोभी वर्गीय सब्जियों की रोपाई करते रहें। वहीं बराक घाटी में इस समय आहू धान की अगेती किस्मों की नर्सरी लगाएं। इसके साथ ही यहाँ बोरो धान की रोपाई जारी रखें। बराक घाटी में गोभी वर्गीय सब्जियों की अच्छी पैदावार के लिए नियमित अंतराल पर सिंचाई करते रहें। मेघालय के किसान इस मौसम में पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, लाई पत्ता और गांठ गोभी की बुवाई और रुपाई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ इस समय टमाटर की नर्सरी लगाएं और मटर, मूली, गाजर और शलजम की बुवाई करें। मेघालय में ही तैयार अदरक और हल्दी की खुदाई भी जारी रखें। नागालैंड में फलों और सब्जियों के खेतों में नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग करें। यही समय तैयार गोभी वर्गीय सब्जियों के अलावा राजमा की कटाई जारी रखें। इसके अलावा यहाँ तैयार आलू, प्याज और अदरक की खुदाई भी करते रहें। वहीं मणिपुर में इस समय गोभी वर्गीय सब्जियों की पछेती किस्मों की रोपाई जारी रखें। मिजोरम में किसान मिर्च, बैगन, भिंडी और ग्वारफली की बुवाई के लिए खेत तैयार करते रहें। वहीं त्रिपुरा में बोरो धान की रोपाई जारी रखें। ये समय मूली की बुवाई के लिए बेहतर है। इस समय किसान मूली की पूसा मृदुला किस्म लगा सकते हैं। मूली की इस किस्म की बुवाई सितंबर से फरवरी तक की जा सकती है। खास बात ये है कि ये किस्म पूरे भारत में लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बुवाई करने पर इसकी 135 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। इस मूली की जड़ लट्टू के आकार की होती है और इसका रंग चमकीला लाल होता है। ये खाने में मुलायम होती है और इसका स्वाद काफी तीखा होता है। इसकी पत्तियां गहरे रंग की होती हैं। बुआई के 20 से 25 दिनों के बाद ये तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर लें। साथ ही खेत में से खरपतवार को भी पूरी तरह से निकाल लें। बुआई के लिए 8 से 10 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करें। मूली में चेपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर नहीं आए तभी दवाओं का छिड़काव करें। और आइए अब जानते कुछ और खबरें खास खबर में।
अयोध्या धाम के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। मंदिर के पट खुलते ही लोग प्रभु के दर्शन के लिए आतुर हो गए। गुजरात में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गांधीनगर लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2024 लोकसभा चुनाव में यशस्वी होंगे। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस सुरक्षा के खास इंतजाम कर रही है। पुलिस ने गणतंत्र दिवस से पहले यमुना खादर, गीता कॉलोनी और गांधीनगर में गश्त किया। पुलिस यमुना नदी के घाटों पर नाव से पेट्रोलिंग करती नजर आई। 26 तारीख को कर्तव्य पथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल हो रही है। दिल्ली पुलिस की डीसीपी श्वेता के सुक्तन ने कहा कि इस साल पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली पुलिस का महिला दल परेड में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नौसेना ने गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल की तैयारियों से जुड़ा एक वीडियो साझा किया है, जिसमें नौसेना के जवान कर्तव्य पथ पर परेड करते नजर आ रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने हुडा रिफंड घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के तहत चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में कई स्थानों और हिमाचल प्रदेश में एक स्थान पर छापेमारी की। ये जांच हुडा में 70 करोड़ रुपए के फर्जी रिफंड घोटाले से संबंधित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में दोष सिद्ध और उम्र कैद की सजा को चुनौती देने वाली 4 दोषियों की अपील पर पुलिस को नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तारीख तय की गई है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।